हेलो फ्रेंड्स। तो सी प्लस प्लस हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए, मैं सी प्लस प्लस जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं ये मान के चल रहा हूँ ना कि आपको सी का नॉलेज होगा, राइट। एटलीस्ट बेसिक सी तो आता ही होगा। फिर भी रिवीजन के तौर पर मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं सी प्लस प्लस में। ओके, तो सी प्लस प्लस में जो डेटा टाइप्स होते हैं वो 4 टाइप के हो सकते हैं। एक होता है बेसिक, या हम जिनको बोलते हैं प्राइमरी डेटा टाइप। ओके, और होता है डिराइव्ड, या जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डेटा टाइप। एक होता है इनुमरेशन डेटा टाइप, जिसको हम इनम की सहायता से बनाते हैं। ओके, फिर जो फोर्थ कैटेगरी में है उसे हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जिसको हम स्ट्रक्चर या क्लास की सहायता से बनाते हैं। ठीक है, तो अगर हम पहले टाइप की बात करें, जो बेसिक या प्राइमरी डेटा टाइप जिसे बोला जाता है, तो ये पहले से ही डिफाइंड डेटा टाइप हैं। ओके, इसीलिए इनको हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा टाइप। और जो ये सेकेंडरी डेटा टाइप होते हैं, ये प्राइमरी डेटा टाइप से ही बनते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप अगर प्राइमरी डेटा टाइप में देखें तो यहाँ पर इंट है, कैर है, फ्लोट है, डबल है। तो बेसिकली हमारे पास जो प्राइमरी डेटा टाइप हैं वो 4 हैं। ओके, इंट, कैर, फ्लोट, डबल। एक और होता है वायर्ड, जिसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए इंटीजर हो गया, कैर हो गया, फ्लोट हो गया और डबल हो गया। तो यहाँ पर आप समझते हैं कि हमें डेटा टाइप की ज़रूरत क्यों पड़ती है ना। देखिए, जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, ओके, तो जो भी हम प्रोग्राम में लाइन्स लिखते हैं, तो हर एक लाइन का मतलब कंपाइलर को पता होना चाहिए, तभी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो पाएगा। तो जो हम प्री डिफाइंड चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे आपने अगर सी लैंग्वेज पढ़ी है तो वहाँ पर हम लोग प्रिंट ऑफ, स्कैन ऑफ यूज़ करते थे, गेट सी एच, क्लियर स्क्रीन यूज़ करते थे। तो ये क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो जब भी हम इन फंक्शन को यूज कर रहे हैं तो इनका डिक्लेरेशन किसी हेडर फाइल में होता है। इसका मतलब कि इन फंक्शंस के बारे में कंपाइलर को पहले से ही पता होता है। लेकिन जब हम अपना कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल का नाम हम रखते हैं, तो उस नाम को हम कंपाइलर को कैसे बताएंगे कि ये एक वेरिएबल है, या उस वेरिएबल में हम क्या करेंगे, किस टाइप की वैल्यू को रखने वाले हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इन डेटा टाइप का यूज करते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय। और जब हम इन डेटा टाइप्स को इंट, कैर, फ्लोट या डबल को यूज करके वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो कंपाइलर को पता चल जाता है कि हाँ, जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसमें हम बाद में वैल्यू रखने वाले हैं। ओके, अच्छा, वेरिएबल हम किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं डेटा टाइप का नाम। डेटा टाइप यहाँ पर हमने इंट, कैर, फ्लोट या डबल, तो कोई भी डेटा टाइप आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको इस बात पर ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस टाइप की वैल्यू स्टोर करने वाले हैं। तो इंट में हम इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करते हैं, इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करते हैं। और अगर हम इंटीजर टाइप की वैल्यू क्या होती हैं उसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो जो होल नंबर होती हैं जैसे 1 2 3, है ना, आप कितने भी डिजिट का कुछ भी ले सकते हैं इस तरह से। बस इसमें डेसिमल वाली वैल्यूज नहीं आनी चाहिए, इस तरह से होल नंबर होनी चाहिए। तो जिनको हम बोलते हैं क्या, इंटीजर। तो जब भी हम कोई वेरिएबल इंट डेटा टाइप का यूज़ करके बनाते हैं तो उसमें हम इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर कर पाएंगे। जब हम फ्लोट डेटा टाइप का यूज करके वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, रियल नंबर, इसमें हम रियल नंबर को स्टोर करते हैं। रियल नंबर क्या है, जो डेसिमल वाली नंबर है, जैसे 1.2 हो गया, है ना, 3.45 हो गया, है ना, 3.4 हो गया, 5.6 हो गया, कुछ भी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से फ्लोट में हम डेसिमल वाली वैल्यूज को रखते हैं। डबल जो डेटा टाइप है इसमें भी हम क्या करते हैं, रियल वैल्यूज ही रखते हैं, रियल नंबर ही रखते हैं। लेकिन इसमें मान लीजिए आप ऐसे वैल्यू रख दीजिए, ये डबल प्रेसिजन तक होता है डेसिमल के बाद। ओके, तो इस तरह से हम डबल में भी रियल टाइप की वैल्यूज रखते हैं, फ्लोट में भी रियल टाइप की। दोनों देखिए क्या होता है, जो ये डबल और फ्लोट है ना, इनके मेमोरी में डिफरेंस होता है। ओके,
ये कितने बाइट्स की मेमोरी को कंज्यूम करते हैं। तो अभी मैं आपको शो करूँगा कि जो ये डेटा टाइप्स हैं, हर एक डेटा टाइप देखिए मेमोरी कंज्यूम करता है। तो यहाँ पर इंट है, फ्लोट है, डबल है, ये कैर है, ये डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में मेमोरी को कंज्यूम करते हैं। तो अगर आपको इस तरह से बड़ा नंबर कुछ स्टोर करना है डेसिमल में पॉइंट के बाद, तो आप डबल यूज कर लीजिए, है ना। अगर आपको पॉइंट के बाद एक ही डेसिमल वाला नंबर स्टोर करना है तो आप फ्लोट यूज कर लीजिए, है ना। अगर आप देखिए फ्लोट में अगर आप 3-4 डेसिमल वाला नंबर अगर स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि ये मेमोरी को कम कंज्यूम करता है, साइज छोटा होता है, तो हो सकता है जो आप वैल्यू रखें वो वैल्यू उस वेरिएबल में स्टोर ना हो पाए। ओके। और जो कैरेक्टर है यहाँ पर कैर, तो इसमें हम कैरेक्टर टाइप की वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यूज को रखते हैं। कैरेक्टर मतलब अल्फ़ाबेट वैल्यूज को, जिसमें अल्फ़ाबेट मतलब आप समझ रहे हैं कि कोई भी एक कैरेक्टर जो भी आपको कीबोर्ड में दिख रहा है, तो उसमें स्मॉल ए टू कैपिटल जेड तक हो सकते हैं, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड तक हो सकते हैं, या कोई नंबर हो सकती है 0 to 9। ओके। अगर मैं आपको इस कैरेक्टर का एग्जाम्पल दूं, तो कैरेक्टर को हम हमेशा सिंगल कोड में लिखते हैं। ओके। तो जब भी हम कैर डेटा टाइप का यूज करके वेरिएबल बनाएंगे, तो हम जब वैल्यू उसमें असाइन करेंगे, वैल्यू को रखेंगे, तो वो वैल्यू हम हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर असाइन करेंगे। ओके। अब चलिए, अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल शो करता हूँ। मान लीजिए मैं एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ नम। ओके, इस तरह से। अब अगर हमें नम में वैल्यू रखनी है, तो हम जो नम बनाया वेरिएबल, ये क्या है, इंटीजर टाइप का है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं इस तरह से। ओके। और या तो देखिए हम यहीं पर स्टोर करें, या तो हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद में भी इस तरह से वैल्यू असाइन कर सकते हैं, नम इक्वल्स टू 5। ओके। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इंटीजर में वैल्यू रखते हैं, है ना। अगर मुझे फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाना है, तो मैं लेट से फ्लोट f इक्वल टू 4.5, इस तरह से फ्लोट f जो वेरिएबल है उसमें हमने 4.5 रख दिया। अगर मान लीजिए मुझे कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाना हो ch, तो उसमें हम मान लीजिए स्मॉल a रखना चाहते हैं, तो हम देखिए जब भी कैरेक्टर असाइन करेंगे तो उसको हम हमेशा सिंगल कोट्स में रखेंगे। ओके, ये बात आपको पहले ही पता होगी सी लैंग्वेज में भी। तो यहाँ पर बात आती है कि हम कब बोलेंगे कि कैरेक्टर हम असाइन कर रहे हैं। देखिए कैरेक्टर के लिए एक सबसे बड़ी शर्त क्या है कि उसमें एक ही कैरेक्टर होना चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पर आपने लिखा है स्मॉल ए, ये एक कैरेक्टर है, स्मॉल एफ हो गया, ये एक कैरेक्टर है। आप प्लस भी कर सकते हैं, कोई भी सिंबल कर सकते हैं, लेकिन एक कैरेक्टर होना चाहिए। तो क्या अगर मैं आपसे पूछूं क्या 34 कैरेक्टर है, इस तरह से हमने लिखा, नहीं, ये कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि इसमें दो सिंबल आ गए हैं, 3 और 4 दो सिंबल आ गए हैं, तो इसे हम कैरेक्टर नहीं करेंगे, कैरेक्टर नहीं कंसीडर करेंगे। और इस तरह से हम दो कैरेक्टर वाले, मतलब कि जब उसमें दो सिंबल आ जाएं, इस तरह से हम कभी भी वैल्यू कैर टाइप के वेरिएबल में असाइन नहीं करेंगे। ठीक। अब जैसे यहाँ पर और भी कुछ आप जैसे आपने लिख दिया +4, ये भी अलाउड नहीं है, -4 लिख दिया, ये भी अलाउड नहीं है। यानी कि दो सिंबल नहीं आने चाहिए जब आप कैरेक्टर की बात करते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए जो हमने यहाँ पर वेरिएबल बनाया है नम, इसका टाइप क्या है, इंट है, तो हम इसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू को रख सकते हैं। क्या हम इसमें फ्लोट टाइप की वैल्यू को रख सकते हैं? अगर हमने वेरिएबल इंटीजर टाइप का बनाया है, हम रख सकते हैं, और उसे हम बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। इनफैक्ट इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, जो ऑटोमेटिकली होगा, जिसको हम बाद में देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसमें वैल्यू को रखते हैं। अच्छा, जैसे यहाँ पर नम है वेरिएबल, उसका टाइप क्या है, इंट है। जो एफ वेरिएबल है उसका टाइप क्या है, फ्लोट है। जो सी एच वेरिएबल है उसका टाइप क्या है, फ्लोट। तो टाइप से मतलब होता है कि उस वेरिएबल का डेटा टाइप। ठीक, आपको इतना समझ में आया। अच्छा, एक बात और आप यहाँ पर समझिए कि जो ये वेरिएबल हम बना रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर बनाया है इंट नम, लेट से इसमें मैं वैल्यू रख देता हूँ 5। ओके, तो क्या हुआ, एक वेरिएबल बन गया जिसमें 5 चला गया होगा। तो ये वेरिएबल क्या है, अब इसको हम समझते हैं। वेरिएबल देखिए क्या होता है कि जैसे आपको पता है ना कि हमारे सिस्टम में क्या होता है, रैम होता है।
तो हमारे सिस्टम में क्या होता है, रैम होता है। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं, प्रोग्राम जो भी हम प्रोग्राम लिखेंगे ना, आपने सी लैंग्वेज तो पढ़ी होगी, उसमें आपको पता होगा प्रोग्राम क्या होते हैं ना। प्रोग्राम मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, है ना। या मान लीजिए नम में क्या है, 5 है। अब मैं नम में एक इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, नम में या तो मैं डायरेक्ट 6 रख दूं, ऐसे भी कर सकता हूं, या नम में जो पहले से है उसमें 1 ऐड कर दो। तो नम में 5 था, +1 हुआ तो 6 हो गया, और इसमें फिर से चला गया 6। तो इस तरह से हम कई सारे इंस्ट्रक्शन अपने प्रोग्राम में लिखते हैं, है ना। और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं प्रोग्राम। तो क्या होता है, जब भी हम प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक, तो वो प्रोग्राम हमारे क्या होता है, रैम में लोड हो जाता है ना। और हमारे प्रोग्राम को मेमोरी मिलती है रैम में। तो जो भी हम यहाँ पर स्टेटमेंट्स या वेरिएबल लिखते हैं, इनको भी मेमोरी मिलती है। तो जैसे हमने यहाँ पर वेरिएबल बनाया है num = 5, इंट num = 5, तो क्या होगा, हमारे रैम में एक वेरिएबल बन जाएगा। वेरिएबल मतलब देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, मान लीजिए कि ये आपका रैम है, इस तरह से कुछ रैम है, ओके। लेट्स से मैं इसको इस कलर, ये आपका क्या है, रैम है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ये क्या है, ये आपका रैम है, इस तरह से, ओके। आपने जब वेरिएबल प्रोग्राम लिखा, तो आपके प्रोग्राम को क्या होगा, मेमोरी मिलेगी। तो इस रैम में से कुछ हिस्सा आपको क्या मिलेगा, आपके प्रोग्राम को एलोकेट किया जाएगा, आपके प्रोग्राम को मिलेगा, ठीक। तो ये जो मेमोरी आपको मिली है, आपके प्रोग्राम के लिए मिली है, ठीक। ये आपके प्रोग्राम के लिए मेमोरी मिली है, रिजर्व हो गई आपके प्रोग्राम के लिए। तो जो वेरिएबल हमने जैसे यहाँ पर बनाया है नम, तो इस नम को मेमोरी मिलेगी उसी मतलब एरिया में जो आपके प्रोग्राम को क्या है, रिजर्व हुआ है। तो उसमें इस तरह से मेमोरी क्या होगी, मान लीजिए नम के लिए मिल जाएगी, है ना। देखिए ये सब मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो इस वेरिएबल का नाम क्या है, नम है। तो ये मेमोरी इस तरह से मिल जाएगी रैम में इस वेरिएबल को, और इसमें हमने क्या रखा है, 5 रखा है। तो ये 5 यहाँ पर इस ब्लॉक में चला जाएगा, ठीक। अच्छा, मैं अब आपको ये समझ में आया क्या, कैसे क्या काम होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये हमने 5 वेरिएबल नम बनाया है, तो क्या होगा कि हमारे रैम में, अब आप इसको समझिए, ये हमारा रैम था, उसमें हमारे इस नम वेरिएबल को मेमोरी मिल गई है, और उसमें हमने क्या किया, 5 रख दिया, ठीक। अब ध्यान से आप बताइए आप कि जो हमारा रैम है, रैम में क्या होता है, एड्रेस होते हैं। एड्रेस मतलब रैम क्या होता है, रैम बाइट्स को मिला के बनता है, ठीक है। आप एक तरह से रैम को घर समझिए, ठीक, और एक बड़ा घर समझिए। उस घर के अंदर कई सारे रूम होंगे, छोटे छोटे रूम होते हैं, है ना। तो जब भी आप प्रोग्राम रन करते हैं, तो आपके प्रोग्राम को एक रूम मिल जाता है ना। तो उसमें रूम नंबर भी तो लिखा होता है ना। जो रूम आपको अलॉट होगा, तो उसका रूम नंबर होता है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि भैया इस पर्टिकुलर व्यक्ति को, इस पर्सन को ये वाला रूम मिला है। सिमिलरली जो हमारा रैम होता है ना, रैम बाइट्स को मिला के बनता है। बाइट्स क्या है, बाइट्स आप कह लीजिए छोटे छोटे क्या हैं, स्पेसेस होते हैं, ओके। तो इन सबको मिला के हमारा क्या बनता है, रैम बनता है। तो जो भी बाइट्स को मिला करके ये नम वेरिएबल को मेमोरी मिलती है, उनका कुछ ना कुछ क्या होता है, लोकेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं एड्रेस, ठीक। आपको बात समझ में आ रही है। तो मतलब कि जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं, तो उसका हमने नाम रखा नम, जिसमें हमने वैल्यू रखी 5। लेकिन नाम और 5 के अलावा कुछ ऐसी चीज़ भी है जो इस वेरिएबल के पास होती है, वो है उसका एड्रेस। और ये एड्रेस कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ एज्यूम कर ले रहा हूँ कि लेट से उसका एड्रेस 1000 होगा, ठीक, 1000 उसका एड्रेस होगा। तो अब क्या होगा, ये 1000 वो लोकेशन है जहां पर इस नम वेरिएबल को क्या हुआ है, मेमोरी मिली है। अब फ्यूचर में, अब जब मैं इस नम वेरिएबल को यूज करना चाहता हूं, मतलब इस ब्लॉक को मैं एक्सेस करना चाहता हूं अपने प्रोग्राम में, तो इस ब्लॉक को एक्सेस करने का हमारे पास 2 मेथड होगा। पहला, या तो मैं इस ब्लॉक का नाम यूज कर लूँ नम, तो मुझे ये वैल्यू 5 मिल जाएगा, या तो मैं इस एड्रेस का भी यूज करके इस 5 को एक्सेस कर सकता हूँ, राइट। तो जब मैं
नाम को यूज करूंगा तो वो तो सिंपल होगा, लेकिन जब हम एड्रेस को अगर यूज करके इस वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें पॉइंटर का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। क्या यूज करना पड़ता है? पॉइंटर का कॉन्सेप्ट। और ये पॉइंटर का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा कैसे पढ़ा जाता है। तो फिलहाल आज हमने देखा कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, है ना। अच्छा, ये जो सेकेंडरी डेटा टाइप हैं ये प्राइमरी डेटा टाइप को मिला के बनते हैं। यहाँ पर अरेज है ना। आई होप कि आपको अरे आता होगा, नहीं तो जब हम आपको पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से मैं आपको समझाऊंगा। पॉइंटर्स हो गया जिसका हमने अभी नाम लिया। स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग है कि जैसे हमने कैरेक्टर की बात किया था, तो अगर हम कई सारे कैरेक्टर यूज करें, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर अपना, लेट से मैं अपना नाम लिख दे रहा हूँ यहाँ पर वशिष्ठ, ओके। तो अगर मैं इन सारे कैरेक्टर की ग्रुपिंग कर दूं, ग्रुपिंग करने के लिए मतलब इन सारे कैरेक्टर्स को हम डबल कोट्स में रख दें, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। कैरेक्टर में क्या होता था कि कैरेक्टर में सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर होता था। तो यानी कि जो स्ट्रिंग है वो कई सारे कैरेक्टर की ग्रुपिंग से बनता है, और इसीलिए तो बोला जाता है सेकेंडरी डेटा टाइप, मतलब प्राइमरी का यूज करके सेकेंडरी बनता है। ठीक। तो यहाँ पर ये जो नाम है ये क्या है? ये स्ट्रिंग है। हमने लिख दिया वशिष्ठ सिंह, है ना। अब यहाँ स्पेस भी एक कैरेक्टर है। अच्छा, जो हमने आपको कैरेक्टर बताया था, तो अगर आप डबल कोट्स में स्पेस को रख दें, यहाँ पर एक स्पेस है तो ये भी एक कैरेक्टर माना जाएगा। ठीक। तो ये क्या है? स्ट्रिंग है। इसी तरह से और कई सारे होते हैं। फिर इन्यूमरेशन डेटा टाइप इनम का यूज करके हम बनाते हैं। ये उसी तरह होता है कुछ जैसे हम स्ट्रक्चर और क्लास पढ़ते हैं, तो इनम डेटा टाइप को जब मैं इन्यूमरेशन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। स्ट्रक्चर और क्लास क्या है? स्ट्रक्चर देखिए बेसिकली हम यूज करते हैं ग्रुपिंग के लिए, है ना। और क्लास भी उसी पर्पस से यूज होता है। ग्रुपिंग किसकी करेंगे? इन प्राइमरी डेटा टाइप्स की हम ग्रुपिंग करेंगे। ओके। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा, इनफैक्ट ये सारी चीज़ जो तीनों डेटा टाइप नीचे हमने लिखा है ना, ये सारी की सारी चीज़ें प्राइमरी वाले को ही मिला के बनती हैं। ठीक। तो आई होप कि इतना थोड़ा सा आपको आइडिया लगा होगा क्या होता है कॉन्सेप्ट। ओके। तो मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में दोस्तों, एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।